हेलो एवरीवन, खमागानी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोलगा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर ये कहानी हमारे साथ शेयर की नंदिनी ने, और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो खुद उनके साथ हुआ है। नंदिनी के पिताजी का नाम राजेश है। वैसे तो नंदिनी आसाम में रहती हैं, लेकिन उनका परिवार बिहार से बिलोंग करता है। और ये कहानी नंदिनी से नहीं, बल्कि कहानी शुरू होती है उनके पैदा होने से पहले से, और ये आज तक चल रही है। तो ये बात है बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव की। क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी को मेंटेन करना, इसलिए नंदिनी ने गांव का नाम लेने के लिए मना किया है। उस गांव में उस टाइम पर नंदिनी के दादा और दादी रहा करते थे। नंदिनी की दादी का नाम था सुधा, और सब कुछ इन्हीं के अराउंड स्टार्ट हुआ। नंदिनी के दादाजी के 3 और भाई थे, और चारों भाई एक ही घर में रहते थे। तो परिवार काफी बड़ा था। गांव में उनका एक पुराना बड़ा घर था, जिसके बीच में खुला आंगन था और उसके चारों तरफ कमरे थे। उसी घर के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में एक पतली सकरी सी गली थी, जो थोड़ी दूर बने बाथरूम तक जाती थी। उस बाथरूम के आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली जमीन पड़ी थी, और उस खाली जमीन के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसे इनका पूरा परिवार वॉशरूम की तरह यूज किया करता था। तो घर में सबसे बड़ी खुशी का दिन आया जब नंदिनी की दादी सुधा पहली बार मां बनने वाली थी। पूरा घर इंतजार कर रहा था, और उनके घर एक बेटी पैदा हुई। वो बच्ची बहुत ही सुंदर थी, और क्योंकि वो घर की पहली संतान थी, सभी को बहुत प्यारी थी, काफी हेल्दी और एक्टिव थी। सभी के सभी घर वाले बहुत खुश थे कि घर के अंदर लक्ष्मी आई है। अब इनके गांव में एक रिवाज है कि जब बच्चे घर पर होते हैं, तो जन्म के छठे दिन छठियार मनाया जाता है। जो लोग बिहार से होंगे वो छठियार का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। उस दिन घर में बहुत भीड़ थी। गांव की ऑलमोस्ट सभी औरतें आई हुई थी। औरतें बैठकर गीत गा रही थी, ढोलक वगैरह बजाए जा रहे थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन उसी भीड़ में एक और औरत थी, जो नंदिनी के दादा के घर के जस्ट सामने रहती थी। उसकी शादी नंदिनी की दादी यानी सुधा से पहले हुई थी, लेकिन वो अब तक भी मां नहीं बन पाई थी। उस औरत की सास उसे हर दिन इस बात पर ताने दिया करती थी। और उस दिन जब वो सुधा के घर आई, तो वो मुस्कुरा रही थी, और बार बार अजीब सी नजरों से वो सुधा की तरफ देख रही थी। औरतों से बात करते करते सुधा की नजर जब उस औरत पर पड़ी, तो उस औरत की मुस्कान और नजरों को देखकर सुधा को बड़ा अजीब सा फील हुआ। तो ना, आपकी सिक्स सेंस आपको बता देती है कि ये आदमी आपके बारे में गलत सोच रहा है। उसके चेहरे पर चाहे मुस्कान है, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर आपके लिए कुछ गलत छुपा हुआ है। आज पहली बार उस औरत को उन्होंने इतने गौर से देखा था। उस दिन के बाद से, क्योंकि उनके घर के जस्ट सामने रहती थी, वो औरत उनको कई बार दिखाई दी। और सुधा ने उस औरत के ऊपर थोड़ा देखना शुरू किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो औरत अक्सर अकेले में कुछ ना कुछ किया करती थी। कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी रात को वो औरत पूजा करती रहती थी। और कभी भी आसपास से गुजरो तो हमेशा कुछ मंत्र बुदबुदाती रहती थी। सुधा को ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इस बेचारी की कोख नहीं भर पाई है, शायद मां बनने के लिए ये प्रार्थना कर रही है। और इसीलिए उन्होंने कभी भी उस औरत पर इतना ध्यान नहीं दिया। समय गुजरता गया, और अब सुधा की बेटी करीबन 3-4 महीने की हो चुकी थी। वो बिल्कुल हेल्दी थी। अभी तक उसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, और बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर एक रात, आधी रात के टाइम, जब घर में सब सो रहे थे, अचानक से सुधा की नींद खुलती है। और जैसे उनकी आंख खुली, उन्होंने सीधा अपनी बच्ची की तरफ देखा। उनकी नजर उस पर गई। वो बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, जैसे कि वो सो रही हो। सुधा ने उसे उठाकर अपने पास खींचने के लिए अपना हाथ उठाया, और जैसे उनका हाथ उसके शरीर को छुआ, उनकी दिल की धड़कन रुक गई। उनकी बच्ची का पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। घबरा कर उन्होंने जल्दी से बच्ची को हिलाया, लेकिन उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था। और फिर उनकी नजर गई उस बच्ची के गले पर, जहां पर एक छोटा सा हल्का सा लाल निशान था, जैसे किसी ने एक जगह पर थंब लगाकर उसकी जो गले की हड्डी या जो
ये होती है ना श्वास नली, उसको दबा दिया हो और उस निशान की वजह से, दम घुटने की वजह से, कि देखते ही सुधा एकदम से चिल्ला के रोने लगी और उसकी चीख इतनी तेज थी कि घर के सब लोग उठकर आ गए और जब सबने आकर देखा, बच्ची शांत हो चुकी थी। सबके सब घर वाले शॉक्ड और हैरान स्टेट में खड़े हुए थे, जैसे काटो तो खून नहीं, कि अभी बच्ची जिससे हम सब खेल खाल कर सोए थे, रात में एकदम से कैसे चली गई, कैसे उस बच्ची की मौत हो गई जो कि बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। जैसे तैसे सुधा को संभाला गया, समझाया गया, घर के अंदर रोने धोने का माहौल हो गया, आस पड़ोस में सब जगह खबर फैल गई और फिर बच्ची की अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में छोटे बच्चों को अंतिम संस्कार के समय उनको जलाया नहीं जाता, बल्कि उनको दफनाया जाता है। तो बच्चों को दफनाने के लिए गांव में किसी तरह का कोई शमशान नहीं था, तो उस बच्ची को घर से ही थोड़ा दूर उनके ही जमीन में दफनाया गया। जिस घर में एक रात पहले खुशी का माहौल था, अब पूरा माहौल बदल गया था। सब लोग आए, रोए, सांत्वना दी, लेकिन वो औरत, पूरा गांव आया, लेकिन वो औरत नहीं आई। ये मात्र एक कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सुधा को ये पता लगा कि वो औरत, जिसकी आज तक कोई संतान नहीं हुई थी, वो औरत गर्भवती हो गई है। खैर, किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। सुधा, उसे तो बेचारी सुध ही नहीं थी, क्योंकि उसकी 3-4 महीने की बच्ची, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो जा चुकी थी। लेकिन इसके बाद चीजें रुकी नहीं। इसके बाद सुधा के साथ अजीब चीजें होने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उन्हें ये लगा कि उनके दुख और वहम का असर है, लेकिन जब हर रात बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और घर में कोई दूसरा बच्चा नहीं था, तो सुधा को बड़ा अजीब लगने लगा। एक दिन सुधा आंगन में बैठी थी और उनकी नजर उसी झूले पर गई जिस झूले में वो अपनी बेटी को सुलाती थी। उन्होंने देखा कि वो झूला धीरे धीरे हिल रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई हवा होगी, लेकिन सिर्फ एक बार नहीं, हर रोज दिन में कई बार वो उस झूले को वैसे ही हिलते हुए देखती थी। जब उन्होंने अपने पति, अपने घर वालों को ये बात बताई, तो उन सभी को ये लगा कि सुधा अपनी बच्ची के गम में ये सब महसूस कर रही है। उन्होंने उसको समझाया और कहा कि तू थोड़े दिन गुजारेगी, सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़े दिनों के बाद सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया और सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। और फिर लगभग 1-2 साल के बाद नंदिनी की दादी यानी सुधा फिर से प्रेग्नेंट हुई। शुरुआत में सब खुश थे और सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, उनके साथ चीजें फिर से शुरू हो गई। घर में कुछ अजीब अजीब होने लगा। कई बार दरवाजे अपने आप खुलने लगे और कई बार उनको ऐसा लगता जैसे उनके पास कोई खड़ा है, इतने पास कि उसकी सांस भी महसूस हो सके, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ होता था। घर में और भी लोग थे। उसी टाइम पर सुधा की जेठानी भी गर्भवती थी, लेकिन उनको कुछ भी फील नहीं होता था। उनके साथ सब कुछ नॉर्मल था। जो भी कुछ हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ हो रहा था। और जब भी वो अपने परिवार वाले लोगों को इस बारे में कुछ भी बताती, तो घर वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते थे और यही कहते थे कि तुम बेकार में डर रही हो। जो तुम्हारे साथ पिछली बार हुआ, उससे तुम घबरा रही हो, ये उसका असर है। और तुम, ऐसा लग रहा है कि कहीं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। और तुम इतना मत सोचा करो कि अगर बार-बार यही चीज़ सोचोगी, तो ऐसा दोबारा भी हो सकता है। लेकिन सुधा ये जानती थी कि वो कुछ भी नहीं सोच रही है, ये कुछ और है। धीरे-धीरे उनके हस्बैंड यानी नंदिनी के दादाजी ने जब बार-बार ये देखा, तो उन्हें भी महसूस हुआ कि बात सिर्फ सुधा के सोचने या डर की नहीं है, कुछ और है। इसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि अगर माहौल बदलेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने सुधा को इस बार उनके मायके भेज दिया। वैसे भी उनका मायका शहर के पास था, तो अस्पताल वगैरह की सुविधा भी वहां पर अच्छी थी। और इसके अलावा जब नंदिनी की दादी सुधा मायके पहुंची, तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं,
कोई डर नहीं। वो सुधा जो 2 दिन पहले अपने ससुराल में चीज़ों से घबराती थी, उसे किसी की प्रेज़ेंस फ़ील होती थी, यहाँ अपने घर में, अपने मायके में उसे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था और वो बहुत कंफ़र्टेबल हो चुकी थी। और फिर वहीं रह के उनकी दूसरी संतान का जन्म हुआ, जो कि एक बेटा था, जो बेसिकली नंदिनी के पिता थे। जन्म होने के बाद भी वो कुछ दिन तक वहीं पर रही और सब कुछ बिल्कुल ठीक, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लेकिन जैसे ही सुधा वापस से अपने ससुराल लौटी, सब कुछ फिर से बदल गया। उनका बेटा, जो कि बेसिकली नंदिनी के पिता हैं, राजेश, अचानक से ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते। इतना कि उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता था। 20 दिन, 25 दिन का बच्चा पूरी तरह से रो रहा है और कैसे सुने, कैसे समझाए कि उसे क्या है, क्या नहीं है। कभी-कभी बिना किसी वजह से उस बच्चे के शरीर पर लाल-लाल निशान दिखाई देते थे। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, कमज़ोरी, बीमारी और अजीब-सी बेचैनी। रात को सोते-सोते एकदम से चिल्लाकर वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता था। कभी पता लगता था कि इस बेचारे की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा तो हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसकी हरकतें अजीब होती जा रही थी। खाली जगह को स्टेयर करता रहता था, सामने आदमी खड़ा उस पर नज़र नहीं टिक रही है, लेकिन दीवार पे कहीं और नज़र टिक रही है। टिकते-टिकते एकदम से बच्चा हँसने लगता, एकदम से रोने लगता, जैसे वो किसी को देख रहा हो। वैसे आप लोगों ने सुना होगा, हमारे राजस्थान में तो ऐसा कहते हैं कि छोटा बच्चा जब अपने आप कहीं देखकर हँस रहा है, तो छोटा जब वो होता है, जो 4-5 महीने, 1-2 महीने का, तो कहते हैं कि बेमाता उसे हँसा रही है, रुला रही है। तो एक माता होती है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, वो उसे दिखती है, वो किसी और को नहीं दिखती। उसे राजस्थान में बेमाता कहते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि सेम टाइम पर यहाँ पर सुधा की जेठानी का भी बच्चा था, वो पूरी तरह हेल्दी और नॉर्मल था। इस बच्चे की तरह वो रात में रोता नहीं था, इस बच्चे को कोई भी बेमाता खिला नहीं रही थी। और किसी को भी ये समझ में नहीं आता घर में कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एज के बच्चे हैं, दोनों में 5-10 दिन का फ़र्क है, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और दूसरा लगातार पीड़ित है। और जब ये सब होता रहा, तो आखिरकार सुधा के फादर यानी नंदिनी के नाना जी ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मेरी बेटी को आप मेरे पास ही रहने दो। यहाँ मैं उसका और बच्चे का, ये जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, इनका ठीक से इलाज कराऊंगा, क्योंकि आपके वहां पर इतनी सुविधाएं नहीं हैं। और ऐसा ही हुआ। जब राजेश यानी नंदिनी के पिता 2 साल के थे, तो वो और उनकी माँ सुधा दोनों अपने पिताजी के घर पर यानी इनके ननिहाल आ गए। और वहाँ जैसे ही ये आए, धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। वो बच्चा जो वहाँ पर परेशान रहता था, ये बड़ा आराम से रहने लगा। लेकिन बीच-बीच में ये लोग वापस अपने घर चले जाया करते थे। समय गुज़रता रहा और करीबन 7-8 साल के राजेश यानी नंदिनी के पिता हो चुके थे। तो एक बार वापस से ये लोग अपने पिताजी के घर पर यानी नंदिनी के दादाजी के घर पर थे। सुधा अपने ससुराल में थी, है ना? थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बहुत एलाबोरेट कर रहा हूँ नामों को। तो सुधा वापस अपने ससुराल में थी। राजेश की उम्र उस टाइम करीबन 7-8 साल के आसपास की होगी। तो उस टाइम पर उनके घर में एक दालान था। उस दालान में घर के सारे पुरुष थे, मतलब कुछ फंक्शन होगा फैमिली का, और ज़्यादातर औरतें उस समय घर के आंगन में थी। तो वही 7-8-9 साल के आसपास की इनकी एज थी राजेश की। तो ये लोग सब सोए हुए थे और आधी रात के करीब राजेश की आँख खुलती है। उन्हें बहुत तेज़ वॉशरूम जाना था, टॉयलेट आ रहा था उनका। तो उन्होंने अपनी दादी से कहा, तो उनकी दादी ने कहा, "जाओ, अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले जाओ और होकर आओ।" तो जैसे मैंने आपको बताया, उनके घर में ऐसा कोई पक्का बाथरूम नहीं था। बस एक ईंटों से खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, उसके आगे एक पर्दा और चारों तरफ अंधेरा। तो रोशनी के लिए राजेश ने एक लालटेन ली और उस लालटेन को लेकर उसी सकरी गली से धीरे-धीरे वो आगे बढ़े। और जैसे वो उस गली में पहुंचे, उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अब आप इमेजिन करो, रात को, आधी रात को आप अकेले, सीन इमेजिन करो, शहर नहीं गांव, खूब सन्नाटा। रात को झिंगुरों की आवाज आती है, बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि गांव में लाइट नहीं होती है। आपका डेस्टिनेशन आपके सामने, जहां पर एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब जला हुआ है। एक पतली सी गली में आप जा रहे हो और 3 कदम आगे बढ़ाते ही आपको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। बिल्कुल, वो भी एकदम से रुक गए। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई बच्चा होगा घर में, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि इस गली के आसपास तो कोई घर ही नहीं है, सिर्फ खेत और खाली जमीन है। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा और वो जल्दी जल्दी वापस मुड़े। और तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके
पीछे खड़ा है। उन्होंने घबराकर धीरे से पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे कोई भी नहीं था। अब उन्हें बुरी तरह से डर लगने लगा था और उन्होंने वापस से घर जाने के लिए जैसे अपने कदम तेज किए, तभी उनकी नजर सामने गई। उनकी नजर के सामने एक लड़की खड़ी थी जो उनकी ही उम्र की लग रही थी, और वो लड़की चुपचाप खड़ी होकर बस राजेश को देख रही थी। उसे देखकर राजेश एक पल के लिए बिल्कुल जम गया। वो लड़की एक टक निगाहों से राजेश की तरफ देख रही थी, और फिर जैसे ही देखने के लिए वो कौन है, वो 2 कदम आगे बढ़े और लड़की एकदम से वहां से गायब हो गई, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह। उसने लालटेन उठाकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी दूरी पर वो लड़की उसे फिर से दिखाई दी, और इस बार उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और वो मुस्कान और वो चेहरा ऐसा था कि उसे देखकर राजेश का टॉयलेट उसकी पतलून में ही निकल गया, और वो वहीं के वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह वो घर के पास ही उसी बेहोश हालत में पड़े हुए थे। घर वाले जब सुबह उठकर बाहर आए तब उन्होंने उसे वहां पर पड़े हुए देखा, और उसे उठाकर अंदर लेकर गए। उससे पूछा तो उसने सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन एक 8-9 साल का बच्चा अगर कुछ बताए तो उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद रात के टाइम पर राजेश कभी भूलकर भी उस सकरी गली में नहीं जाया करते थे। फिर जीवन ऐसे ही चलता रहा। सुधा के और भी बच्चे हुए। राजेश के बाद उनके 2 और लड़के और 2 लड़कियां, टोटल ये 5 भाई बहन थे। सभी बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए और सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। समय के साथ राजेश की दोनों बहनों की शादी हो गई और वो अपने अपने ससुराल चली गई। उसके दोनों भाई रोजगार के लिए बाहर चले गए, और धीरे धीरे वो घर जो कभी लोगों की आवाज से भरा रहता था वो खाली होने लगा। अब उस घर में कुछ ही लोग रह गए थे। सुधा, उनके उनके पति, उनके जेठ, उनकी जेठानी। बाकी सब लोग बस कभी कभी ही यहाँ पर आया करते थे। उसके बाद राजेश की भी शादी हो गई और घर में फिर से एक नई शुरुआत हुई। तो मैं थोड़ा वापस आपको बताता हूँ। सुधा जो राजेश की मदर थी, वो उनके हस्बैंड यानी राजेश के पिताजी, उनके ताऊजी राजेश घर में रह रहे थे, बाकी सब लोग जा चुके थे। फिर राजेश की शादी हुई और आई नंदिनी की मदर, और आने के कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हुई। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो इस बार हिस्ट्री को देखते हुए, क्योंकि राजेश की मदर के साथ जब कुछ हुआ था, सुधा के साथ उनको सब कुछ पता था, इस बार उसे घर से दूर रखा गया। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान राजेश की वाइफ वहीं अपने मायके में रही, और फिर वहां पर नंदिनी का जन्म हुआ। उस टाइम सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन जैसे ही नंदिनी के साथ वो वापस अपने ससुराल में आई, सब कुछ फिर से बदल गया। सालों पहले की वो आहट, जो सिर्फ लोगों के लिए आहट हुआ करती थी, वो अब किसी की मौजूदगी का एहसास देने लगी। नंदिनी की मदर यानी राजेश की वाइफ को ऐसा लगता था जैसे हर टाइम कोई उसके पास खड़ा है और उसे खड़े होकर देख रहा है। इतना ही नहीं, घर के अंदर परछाइयां दिखने लगी और चीजें गायब होने लगी। बच्चों के खिलौने जैसे किसी की नजर हटी एकदम से गायब मिलते थे। जहां थे वहां से हटकर वो किसी अजीब जगह पर मिलते थे। जैसे खिलौना था घर के अंदर लेकिन मिलता था घर के बाहर के नीम के पेड़ के नीचे, या फिर कई खिलौने तो ऐसे थे जो कभी मिलते ही नहीं थे। धीरे धीरे नंदिनी पर भी चीजों का असर दिखने लगा। वो भी अक्सर बीमार रहने लगी, बिल्कुल अपने पिता की तरह जैसे वो बचपन में बीमार रहा करते थे। ये सब देखकर सुधा और उनके हस्बैंड के मन में वही डर वापस लौट आया, क्योंकि नंदिनी भी अपनी मां की पहली बच्ची थी। और सुधा के पहले बच्चे के बाद राजेश जो उनका जीवित पहला बच्चा था, उसके साथ भी वही सब होता था जो आज नंदिनी के साथ हो रहा था। लेकिन इस बार इन लोगों ने देर नहीं की। नंदिनी के पिता यानी राजेश की जॉब जो थी वो आसाम में थी। आज भी वो आसाम के अंदर ही हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हैं। तो वो जब उन्हें होता दिखा तो सीधा नंदिनी और अपनी पत्नी को अपने साथ आसाम ले गए, और वहां पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल हो गया। बस छुट्टियों में ही वो अपने गांव जाया करते थे, और जब भी वो जाते थे तब भी नंदिनी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही था। अब तक घर का बंटवारा भी हो चुका था और घर में लोग और कम हो गए थे, लेकिन घर में अजीब घटनाएं अब भी हो रही थी। जब भी नंदिनी छुट्टियों में वहां पर जाया करती थी,
गाँव जाना सभी को पसंद होता है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी और उसके खुद के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। मतलब ऐसा होता है कि नंदिनी के वहाँ पहुँचते ही वो घर एक अलग तरीके से एक्टिव हो जाता था। घर से पैसे अचानक गायब हो जाते थे, रसोई में बर्तन कभी-कभी अपने आप गिरने लगते थे और ये सब तब होता था जब कोई भी इंसान आस-पास ना हो। नंदिनी जब उस घर में रहती, उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती और ये सब उसके लिए काफ़ी डरावना होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। एक बार दुर्गा पूजा के समय की बात है। घर में सभी लोग आए हुए थे, सभी रिश्तेदार, और नंदिनी की छोटी बुआ भी वहीं पर आई हुई थी। वो अपने साथ अपने सारे गहने एक बैग में लाई थी और उस बैग में उन्होंने जो चैन होती है उस पर एक पुराना ताला जड़ा हुआ था। अपना वो बैग रखकर वो सिर्फ पानी पीने के लिए रसोई में चली गई। और ये सिर्फ 3 या 4 या 5 मिनट की बात होगी। और जैसे वो वापस आई, उन्होंने बैग खोला, उनके होश उड़ गए। बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। सारे के सारे गहने गायब थे। पूरा घर सन्न रह गया, क्योंकि उस टाइम तक घर के अंदर किसी का भी आना जाना नहीं हुआ था। उस कमरे के खिड़की और दरवाजे सभी बंद थे। और सबसे अजीब बात जो थी वो ये थी कि बैग पर जो ताला लगा था वो इतना मजबूत ताला था कि उसे कोई अगर बिना चाबी के खोले तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो ताला और वो बैग बिल्कुल सही सलामत थे, जैसे किसी ने उनको छुआ भी ना हो। लेकिन बिना बैग को छुए उसमें से गहने कौन निकाल सकता है? पूरे घर को छान मारा, लेकिन एक गहना भी नहीं मिला। आखिरकार पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक भी उन गहनों का कोई सुराग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अष्टमी के दिन जब बुआ ने उसी बैग में से वो साड़ियां लेकर आई थी, गहने तो गायब हो गए, उसी बैग से वो साड़ी निकाल रही थी, तो उन्होंने देखा उनकी साड़ी जगह जगह से जली हुई है, जैसे किसी ने अगरबत्ती से लेकर उसमें अलग अलग जगह पर छेद कर दिए हों। लेकिन उनका कहना है कि वो साड़ी उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी और वो उस टाइम पर बिल्कुल सही थी। ये अपने आप बैग के अंदर रखे हुए कैसे जल गई? जैसे तह डाली थी वैसी की वैसी है, पड़े पड़े कैसे जल जाएगी? किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो सबसे अजीब चीजें थी, वो नंदिनी को महसूस हो रही थी। और उस बेचारी बच्ची की बात को कोई जल्दी से मानने को तैयार नहीं था। उसकी छोटी छोटी चीजें गायब होना शुरू हो गई थी, जैसे बालों के क्लिप, रबर बैंड। पहले तो सबने इसको बहुत मामूली बात समझी कि बच्ची है, खुद ही कहीं रखकर भूल गई होगी। लेकिन धीरे धीरे उसके कपड़े भी गायब होने लगे। और कुछ कपड़े अगर मिलते तो वो जले हुए होते, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो साड़ी जली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उस कपड़े को बर्बाद किया हो। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई चीज है जो नंदिनी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्योंकि कई बार नंदिनी सीढ़ियों से ऐसे गिरती थी जैसे किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया हो। लेकिन हर बार जब वो पीछे घूमकर देखती तो कोई नहीं होता था। जैसे इनकी बुआ के गहने खोए थे, वैसे ही घर में से भी सामान गायब होने लगा था। और फिर नंदिनी को रोज बुरे बुरे सपने आने लगे। कई बार नंदिनी नींद में ही जाग जाती और उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ होता, आवाज नहीं निकलती। बेसिकली वो स्लीप पैरालिसिस की फेज में होती थी। लेकिन अगर स्लीप पैरालिसिस होना है तो वो आसाम में भी होता। जब वो आसाम में रहती थी उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई सपने, ना कोई स्लीप पैरालिसिस, ना कोई डर। कई बार नंदिनी ने सुबह उठने के बाद देखा उसके शरीर पर खरोंच के नीले निशान होते थे। और धीरे धीरे जो नंदिनी को सिर्फ महसूस होता था वो अब दिखाई देने लगा। उसे एक धुंधली आकृति, एक औरत की जैसी शेप दिखाई देने लगी। ना सिर्फ नंदिनी, नंदिनी के अलावा उसकी माँ को भी ये सब महसूस होने लगा था। जब रात को नंदिनी सोती थी तो उसे पायल की आवाज आती थी, जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। कई बार आधी रात को नंदिनी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती थी, लेकिन जब उसकी माँ वो दरवाजा खोलती तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। शुरुआत में नंदिनी हर चीज को झेलती रही और उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, और शायद यही उसकी गलती थी। गर्मियों के टाइम पर, जैसा कि आप जानते हैं, मैक्सिमम लोग गांवों में छतों पर ही सोते हैं क्योंकि ठंडी हवा आती है रात के टाइम पर। तो नंदिनी भी अपनी दीदी के साथ छत पर ही सोती थी। और नंदिनी की छत से सामने वाले घर की छत, जहां पर वो औरत रहती थी, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। तो एक रात की बात है, नंदिनी सो रही थी और उसे एक बहुत बुरा सपना आया।
उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। जैसे नंदिनी का दम घुटने लगा। ना वो हिल पा रही थी, ना वो चिल्ला पा रही थी और उसका दम घुट रहा था। और ये एहसास इतना असली था कि आज तक भी नंदिनी ये तय नहीं कर पाई है कि वो सपना था या सच। जब उसका दम बहुत ज्यादा घुट गया तो एकदम से उसकी आंख खुली और वो जोर जोर से हाँफ रही थी और पसीने से भीगी हुई थी। और जब उसने अपने गले को छुआ तो उसे वहां पर कुछ फील हुआ और कांच में जाकर जब उसने देखा तो वहां पर एक निशान था। वहां से वापस वो आई, पानी वगैरह उसने पिया मटके से और वापस आकर अपनी जगह पर जब सोने के लिए पहुंची अपनी जगह पर, तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। उसने देखा कि सामने वाले घर में आंगन के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके सामने एक मोटा बड़ा दिया जल रहा था और वहां पर वो कुछ रिचुअल कर रही थी और मंत्र बोल रही थी। उस वक्त रात के लगभग 2 या 3 बज रहे थे और ये देखने के बाद नंदिनी का शरीर बिल्कुल जम गया। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। नंदिनी कुछ पल तक वही खड़ी रही, उसे देखती रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। ये सब देखने के अगले 3 दिन तक नंदिनी को बहुत तेज बुखार रहा और कुछ दिनों के बाद नंदिनी गांव से वापस आसाम लौट गई। नंदिनी ट्रेन में सोई हुई थी और उसे फिर से एक सपना आया। सपने में वही औरत थी और वो अजीब तरीके से हंस रही थी। और फिर उसने नंदिनी से कहा, इस बार तो तू बच के निकल गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इस सपने को देखकर नंदिनी डर कर उठ गई और उसने उसी टाइम सारी की सारी बातें, अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ, रात में उसने क्या देखा और अभी उसे जो सपना आया, सब कुछ उसने अपने माता पिता को बताया। और इस बार उसके माता पिता ने भी उसे बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि राजेश के साथ भी पहले घट चुका था और राजेश की मदर यानी नंदिनी की दादी के साथ क्या हुआ था ये भी उनको अच्छे से पता था। आसाम पहुंचने के बाद नंदिनी के माँ बाबा उसे लेकर माँ कामाख्या के मंदिर गए। वहां पहले उन्होंने दर्शन किए और फिर वो एक पंडित जी से मिले। वो पंडित जी भी जब नंदिनी के परिवार से मिले तो उन पंडित जी को कुछ भी बताना नहीं पड़ा। उन्होंने पूरी की पूरी कुंडली अपने आप ही खोल दी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता यानी राजेश से वो बात करते कि तुमसे पहले तुम्हारी बहन यानी तुम्हारे घर में एक बच्ची की मृत्यु हुई थी और वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसकी मृत्यु के पीछे तंत्र का प्रयोग किया गया था। वो तुम्हारी पीढ़ी की पहली बेटी थी, ये इनकी पीढ़ी की पहली बेटी है और वो नंदिनी को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनने के बाद कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने किसी का भी सीधे से नाम नहीं बताया, लेकिन बस इतना ही कहा कि जो भी कुछ कर रहा है वो तुम्हारा अपना ही कोई है, कोई जान पहचान वाला है। उसके बाद पंडित जी ने कहा, किसी और को ढूंढने से पहले अभी सबसे जरूरी है खुद को बचाना। उन्होंने नंदिनी की मां की तरफ देखा और कहा कि इनकी राशि कमजोर है, इन्हें उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनके पिताजी ने बोला कि भाई वो हमारा पैतृक गांव है, घर है, हम ऐसे अपने घर को पूरी तरह छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। तो फिर पंडित जी ने समझाया, मैं समझता हूं आपकी बात को, अगर जाना ही पड़े तो जितना कम समय हो सके उतना ही रहना, क्योंकि वहां ज्यादा देर रहना इनके और आपकी बेटी दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। फिर पंडित जी ने राजेश से एक और बात कही, सिर्फ तुम लोग ही नहीं, तुम्हारी बहन भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने नंदिनी को समझाया कि जब भी वहां जाओ, शाम के पहले वाले समय में और दोपहर में बाहर मत निकलना, किसी के भी घर का कुछ मत खाना और अकेले रात के समय तो कहीं भी मत जाना, छत के ऊपर सोना भी नहीं है। और हाँ, आज से हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्होंने नंदिनी को कुछ ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा पहने रहना और इसे कभी मत उतारना। इसके बाद इन लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखा पूरा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात की बात है जब घर लगभग खाली था और घर में सिर्फ 3 लोग थे, नंदिनी की एक बुआ, उनकी छोटी बेटी और उनकी चाची। बाकी सब अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। बुआ जिस कमरे में थी उसमें कोई ताला नहीं था, बस दरवाजा अंदर से बंद था। चाची उनके ही कमरे में थी और सब कुछ नॉर्मल था। और फिर रात के ठीक 12 बजे नंदिनी की बुआ की नींद अचानक खुलती है।
वो बहुत कच्ची नींद वाली थी, तो छोटी सी आवाज में भी वो जाग जाया करती थी। और जब उनकी नींद टूटी तो उन्हें एक आवाज आई, जैसे कोई मोटी पायल या घुंघरू पहन के चल रहा हो। और वो आवाज उसी सकरे रास्ते से आ रही थी जो बाथरूम की तरफ जाता था। वो आवाज क्लियरली आगे बढ़ते हुए उनके मेन दरवाजे की तक आई और फिर वापस उसी रास्ते से लौट गई। ऐसे ही एक चक्कर हुआ, फिर दूसरा चक्कर हुआ। पहले तो बुआ को लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी, इतनी साफ कि हर कदम गिना जा सकता था। उनकी नींद पूरी तरह खुल गई और 2 बार जब वो लगातार आवाज आई, तो उन्होंने तीसरी बार आवाज पर ध्यान दिया। घर के गहरे सन्नाटों में उन घुंघरू की आवाज साफ-साफ गूंज रही थी, जैसे बाथरूम से चलकर कोई मेन दरवाजे तक आ रहा है और फिर मेन दरवाजे से वापस चलकर बाथरूम तक जा रहा है। मुझे बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप भी इमेजिन कर सकते हैं, घर में आप सो रहे हैं और आपके घर में इस तरह से घुंघरू की आवाज गूंज रही है। हिम्मत करके नंदिनी की बुआ ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की और खिड़की के बाहर जो उन्होंने देखा, पूरी तरह डर गई। एक औरत जिसके बाल खुले थे और उसके बाल चेहरे के आगे की तरफ गिरे हुए थे, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर से उधर चल रही थी। ये देखकर बुआ का शरीर बुरी तरह से कांप लगा। तुरंत अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और चुपचाप बैठ गई। उनको डर लग रहा था कि उनके कमरे के दरवाजे पर ताला नहीं लगा और अगर वो औरत अंदर आ गई तो क्या। वो फटाफट से अपनी चाची के पास पहुंची, उनको जगाया कि चाची, बाहर कोई औरत घूम रही है। और ये सिर्फ उनका वहम नहीं था। जैसे ही चाची की आंख खुली, उन्होंने चुप ऐसे इशारा कर दिया और समझाया उनको कि बाहर कोई है, और बिल्कुल शांत रहने को कहा और फिर से वापस हुई। छम छम छम, वही घुंघरू पहनकर या पायल पहनकर चलने की आवाज। रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो औरत ऐसे ही घूमती रही और वो पायल की आवाज 3 घंटों तक इनके कानों में गूंजती रही। और इनके मन में एक ही डर था कि अगर दरवाजा खोल के वो अंदर आ गई तो क्या होगा। रात के 3 बजे के बाद वो आवाज एकदम से बंद हो गई। घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और इसके बाद दोबारा सुबह तक इन्हें कोई आवाज नहीं आई। रात के ये 3 घंटे नंदिनी की बुआ और उनकी चाची दोनों के लिए बेहद डरावने थे। और दोनों की दोनों एक ही कमरे के एक ही कोने में अपना मुंह दबाकर बैठी हुई थी कि कहीं गलती से उनकी सांस की आवाज उस औरत के कानों में ना चली जाए, वरना वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगी। जैसे ही सुबह हुई, बुआ की हालत खराब हो चुकी थी। उनके गले से आवाज नहीं निकलती, डर की वजह से था, किसी और चीज की वजह से, किसी को नहीं पता। घर वाले जब लौट कर आए तो उनको सारी बात बताई और अगर ये सिर्फ एक आदमी के साथ होता तो शायद इसे वहम मान लेते, लेकिन नंदिनी की बुआ और चाची दोनों ने सुना था और अब इससे इनकार करना संभव नहीं था। इसीलिए आखिरकार एक जानकार पंडित को बुलाया गया। उन्होंने जब घर का माहौल देखा और महसूस किया तो उन्होंने कहा कि वाकई इस घर में कुछ ना कुछ है, हमें आज के आज ही पूजा करनी होगी। और उसी रात ठीक 12 बजे पूजा शुरू हुई। घर दीपक, मंत्र और धुओं से भर गया था। पूरे घर के अंदर दीपक जलाए गए, हवन कुंड बनाया गया, वहां पर पूजा करी गई और पूरे घर के अंदर उसका धुआं फैलाया गया। पूजा के बाद पंडित जी ने कहा कि तुम लोगों के घर में जो आत्मा घूम रही है, जो चीज घूम रही है, तुम लोगों ने इसे बहुत सालों तक नजरअंदाज किया है और अब ये बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, इतनी कि ये किसी की भी जान ले सकती है। ये सब सुनने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ डराना नहीं चाहती, बल्कि अपना अस्तित्व जताना चाहती है और ये चाहती है कि तुम्हारे इस घर में उसको भी स्थान मिले, क्योंकि ये इस घर की सदस्य है। ये तुम्हारे घर की वो पहली बेटी है जिसकी मृत्यु हो गई थी। पंडित जी को ये बात किसी ने नहीं बताई थी, ये बात पंडित जी ने उन लोगों को बताई। नंदिनी का जो परिवार है वो मैथिली ब्राह्मण है और उनकी परंपरा में जिनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती, उन्हें स्थान नहीं दिया जाता घर के अंदर। क्योंकि स्थान देने का मतलब होता है उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानना, उन्हें हर टाइम खाना देना, पानी देना, और ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पुराने जमाने में तो लोग फिर भी ये सब कर लिया करते थे। नए जमाने में आजकल लोग नहीं मानते हैं और उनके ऊपर मुसीबत आती है तो भी वो थोड़े दिन करते हैं और फिर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। पंडित जी ने फिर आगे कहा, ये एक अतृप्त आत्मा है जो सिर्फ गुस्से से भरी हुई है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये सब अपने आप नहीं कर रही है, इसे
कोई नियंत्रित कर रहा है। इस आत्मा को इसकी मृत्यु होते ही कब्जे में लिया गया और जैसे एक इंसान बच्चे से बड़ा होता है वैसे इसको बड़ा किया गया है घृणा से, और ये आपके परिवार से बहुत ज्यादा घृणा करती है। ये सुनकर घर में सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आखिरकार में उन पंडित जी ने ही एक उपाय बताया कि आप लोगों को जाकर इसका पिंडदान करना होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि परंपरा कहती है कि माता पिता अपने बच्चों का पिंडदान नहीं करते, और दूसरा नंदिनी के दादा दादी अभी जीवित थे, इसलिए नंदिनी के पिता भी यानी राजेश भी ये नहीं कर सकते थे। यानी सॉल्यूशन तो सामने था, लेकिन उसे अपनाना संभव नहीं था। और अब सबको एक बात समझ में आ गई थी कि जिसे खुद को शांति नहीं मिली है वो किसी और को शांति से रहने भी नहीं देगा। और जब तक नंदिनी के दादा दादी जिंदा हैं, यानी सुधा और उनके पति राजेश के माता पिता, क्योंकि राजेश की बहन की आत्मा है, तब तक उसका पिंडदान नहीं हो सकता। इन लोगों को उसके साथ ही रहना होगा। यानी हर चीज का अंत नहीं होता है, उन्हें बस किसी तरह दबा दिया जाता है या उनका असर कम कर दिया जाता है। और इसी तरह इतना कुछ सहने के बाद यह फैसला लिया गया कि घर को बांध दिया जाएगा। उन पंडित जी ने और अपने साथी पंडितों को बुलाया, एक विशेष पूजा की गई, मंत्रों से एक अनुष्ठान किया गया जिसका उद्देश्य था इस घर की उस बेटी को, उस अशांत आत्मा को वहीं रोक देना। पंडित जी ने इनसे साफ साफ कह दिया कि तुम उसे सिर्फ अपने घर की सीमा तक ही बांध सकते हो, लेकिन बाहर वो मौजूद रहेगी। और ऐसा ही हुआ भी। घर के अंदर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन घर के पीछे का वो रास्ता जो बाथरूम तक जाता था, वहां सब कुछ आज भी वैसा ही है। क्योंकि उस बाथरूम तक जाने में सभी लोगों को अजीब सा डर लगता था। घर के अंदर ही नया बाथरूम बनवा दिया गया ताकि उस रास्ते पर किसी को जाना ही ना पड़े। उस घर में जो पूजा हुई, घर को जो बांधा गया, और माँ कामाख्या की कृपा से जो नंदिनी ने ताबीज पहना हुआ था उससे वो सुरक्षित थी, और उसके कारण से उसे अब तक कोई भी सीधा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है। जहां जहां उस अनुष्ठान में कीलें ठोकी गई थी, आज भी वहां कुछ अजीब होता है। वहां के लोगों ने कई बार देखा है कि एक बिल्ली बार बार उन कीलों को निकालने की कोशिश करती है। घर के मेन दरवाजे पर अब भी कई बार आधी रात के बाद जोर जोर से दस्तक होती है, और ये दस्तक सिर्फ 3 बार होती है और फिर छा जाता है सन्नाटा। और ये सब अब भी अक्सर रात के 12 से 3 बजे के बीच में ही होता है। 3 बजे के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। और आज भी अपने गांव के उस घर के अंदर ये सब लोग ये सारी चीजें फील करते हैं। इन्हें नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, इन्हें ये पता है कि इस चीज का इलाज क्या है और वो कब होगा, लेकिन उसके लिए ये अपने घर के 2 मेंबर्स को मारने की दुआ नहीं कर सकते हैं। ये सब लोग आज भी इसी चीज से जूझ रहे हैं, और यही नंदिनी का आप सब लोगों को मैसेज है कि कई बार हम लोग घर में होने वाली छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि बच्चे का वहम है, सोचते हैं कि यूं ही हो जाता है। लेकिन घर के अंदर जब आपके लगातार ऐसी चीजें बढ़ रही हो, तो आपको कभी कभी दूसरे एंगल से भी सोचना होता है। वो तो भला हो यहाँ पर कि एक मृत्यु के बाद घर में किसी और की मृत्यु नहीं हुई, और नंदिनी के साथ जो चीजें इंटेंसिटी बढ़ने लगी, उसकी वजह से इन्होंने चीजों को जाना, समझा और उसका एक उपाय ढूंढा। पंडित जी ने ये तो नहीं बताया किसने किया, लेकिन नंदिनी को साफ साफ पता है कि ये किसने किया। ये उनके घर के सामने वाली रहने वाली उस औरत ने किया है, क्योंकि वही उसके सपने में आए थे। उसको देखने के बाद उसके साथ चीजों की इंटेंसिटी बढ़ी थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उसी औरत ने सब किया है, या फिर इस बच्ची की जब मृत्यु हुई अपने आप ही इसकी आत्मा वहां ट्रैप हो गई, और अपने घर वालों के नजरअंदाज किए जाने की वजह से वो अशांत होकर घूम रही है और इन लोगों को परेशान कर रही है, और अब उसे इस फैमिली में अपना हक यानी अपना स्थान चाहिए। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।